नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री वाकणकर, सहायक प्राध्यापक श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी। आज हम लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र और जनतंत्र के नाम से भी जानते हैं। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी लोकतांत्रिक शब्द से हुई है। इसका मूल ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में दो शब्द हैं, डेमो और क्रेटोस। डेमो का अर्थ होता है लोग, जबकि क्रेटोस का अर्थ होता है नियम। अंग्रेजी में जनतंत्र से हमारा मतलब लोगों का शासन से है। डेविस हेडल की अवधारणा के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ सरकार का एक स्वरूप है जो विरोधाभासी है। राजशाही और अभिजात वर्ग में लोग शासन करते हैं। लोकतंत्र में एक राजनैतिक समुदाय शामिल होता है जिसमें लोगों के बीच राजनैतिक समानता का कुछ स्वरूप होता है। ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है। इसके अनुसार लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही होती है। परिभाषा: लोकतंत्र एक विकासशील शब्द है। लोकतंत्र को राष्ट्रीय शैक्षिक संघ के शिक्षा नीति आयोग द्वारा सही रूप में वर्णित किया गया है। एक महान सामाजिक आस्था है जो कई जातियों के लोगों की सलाह एवं संघर्ष के जवाब में और सदियों से विकसित हो रहा है। लोकतंत्र के विचारकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनतंत्र जनता की सरकार है जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार लोग या उनके कुछ हिस्से समय समय पर स्वयं के द्वारा चुने गए कर्तव्यों के माध्यम से शासी शक्तियों का उपयोग करते हैं। रॉबर्ट मॉरिसन के अनुसार लोकतंत्र बहुमत या अन्यथा के आधार पर शासन करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से यह निर्धारित करने का तरीका है कि शासन कौन करेगा और मोटे तौर पर क्या होगा। लोकतंत्र शब्द का उपयोग कभी भी हेरोडोटस के समय से किया गया है ताकि सरकार के उस स्वरूप को निरूपित किया जा सके जिसमें किसी राज्य की सत्ता किसी वर्ग या वर्ग विशेष में नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के सदस्य के रूप में कानून के रूप में निहित होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार लोकतंत्र केवल राजनैतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के अंतर होने के बावजूद भी सभी को एक समानता प्रदान करता है। लोकतंत्र सरकार का एक स्वरूप है जिसमें लोगों की भागीदारी प्राथमिक महत्व के रूप में स्थित होती है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का भागीदारी होती है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों को समान अवसर मिलता है और इसी प्रकार की सरकार व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर होती है। लोकतंत्र में वंशानुगत विशेषाधिकार का कोई स्थान नहीं होता है। असमानताओं को कम करने या हटाने के लिए अवसरों का वितरण भी अपनाया जाता है। लोकतंत्र यह स्वीकार करता है कि समुदाय के सभी वर्ग को उनके देय शेयर समान रूप से प्राप्त होते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की विविधता की रक्षा की जाए और राज्य इसके लिए हमेशा व्यवस्था करता रहे। सभी सार्वजनिक कार्यालय और अवसर सभी के लिए खुले होते हैं। पदों को भरने के लिए सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ऐसी खुली प्रतियोगिता भी है जिसमें प्रत्येक पात्र नागरिक को भाग लेने का अधिकार होता है। यह सरकार की एक प्रणाली है जो जाति, धर्म, लिंग, जन्म
आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। लोकतंत्र में सभी को शासन करने का सरकार का सदस्य होने की गुंजाइश भी होती है। शासकों को शासन के प्रति जवाबदेही होना होता है और नियम और शासन द्वारा चुने जाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है। लोगों को यह तय करने का अधिकार होता है कि कौन उन पर शासन करेगा। लोकतंत्र की वृद्धि और विकास। मानव शास्त्रीय अध्ययन से हमें पता चलता है कि लोकतंत्र सबसे आदिम समाज से मौजूद रहा है, जो मानव सभ्यता की शुरुआती हिस्सों में भी रहा है। जब लोग सिर्फ समूह में रहना शुरू कर चुके थे, तब से ही लोकतंत्र की व्यवस्था रही है। हालांकि इसका स्वरूप परिपक्व रूप में था। यह लोगों को उनकी एकता और सामान्य प्रगतिशील दावों के लिए संबोधित करने का प्रबंध भी करता था। भारत में लोकतंत्र। भारत आज अपने 21वीं सदी में भी अपने संप्रभुत्व लोकतंत्र के 71 साल का जश्न मना रहा है, जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। पूर्व में कई अन्य देशों की तरह कुछ मामलों में भारत में लोकतंत्र उपनिवेश और पश्चिम प्रभाव के परिणाम स्वरूप यह स्थिति सामने आई थी। प्रारंभिक वैदिक काल के कई उदाहरण लोकतंत्र दिखाई देता है, पुरानी प्रकृति को इंगित करता है। भारत के आर्यों ने अपने जनजातीय प्रशासन को सभा और समिति के माध्यम से चलाया, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर रही है। अन्य उल्लेखनीय उदाहरण महाभारत के शांति पर्व तथा लोकतंत्र देशों को गणराज्य कहा गया। भगवान बुद्ध ने भी उचित प्रशासन के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता का प्रचार प्रसार किया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित लोकतंत्र का ज्वलंत उदाहरण देते हैं। लोकतंत्र की खूबियाँ या लोकतंत्र के गुण। सरकार में व्यक्तिगत सदस्यों की भागीदारी से सरकार की सफलता के लिए उनकी सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देने में सुविधा मिलती है। यह राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों के बारे में जनता को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। लोकतंत्र लोगों के बीच देशभक्ति को बढ़ावा देने में सहायक है और हिंसक क्रांतियों की घटनाओं को रोकता है। यह प्रगति और विकास करने में मदद करता है और परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीके से सक्षम बनाता है। यह लोगों को बोलने, विवेक, सभा और कार्यवाही की स्वतंत्रता को निश्चित करता है। यह स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है, जो मानव विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। लोकतंत्र के अवगुण। यह कभी कभी अल्पसंख्यक दृष्टिकोण पर बहुमत के दृष्टिकोण को स्थापित करने की ओर जाता है। सरकार में पार्टी के नेता और राजनीतिक कार्यालय और कार्यकर्ता नागरिकों और पार्टियों के सदस्यों को नियंत्रित करती है। यह व्यक्तियों को अपनी राय देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक जो होते हैं वो बहुमत दल के हिसाब से अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाते हैं। बहुमत जिनका होता है उनकी सरकार होती है, और अल्पसंख्यक जो होते हैं जिनका बहुमत नहीं होता है उनको अपनी बात रखने का अवसर बहुत ही कम मिलता है। सरकार जिस पार्टी की होती है उस पार्टी के नेता
और राजनीतिक कार्यकर्ता नागरिकों और पार्टी के सदस्यों को नियंत्रित करते हैं। सरकार का एक बहुत महंगा स्वरूप है, क्योंकि चुनाव के समय पर विभिन्न कार्यालयों में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, जिसमें देश का बहुत अधिक धन खर्च होता है। इसमें भ्रष्टाचार और दुर्भावनाओं को रोकना मुश्किल है। यह शौकीनों द्वारा सरकार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लोग वर्चस्व हासिल करने के लिए ही राजनीति में पदार्पण करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि लोग